महान गोंड शासकों का मध्य भारत में 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच वर्चस्व था और एक समय था जब 52 ग्रहों पर उनका राज था। पर आज उनके वंशज कैसे रहते हैं, हम आज आपको लेकर चलेंगे गौड़ राजाओं के एक ऐसे ही वंशज के घर पर और दिखाएंगे उन धरोहरों को जो आज काफ़ी विस्मयी स्थिति में है। साथ ही आपको लेकर चलेंगे डिंडोरी जिले के एक ऐसे गांव में जहां आज भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं गौंड कला को जीवित रखने की, चाहे वह लकड़ी की कारीगरी हो या सूत का काम या हस्तकरघा का या चित्रकला या प्रिंट का। और एक छोटे से आदिवासी गांव के चित्रकार जिनकी खुद की चित्रकारी शैली न सिर्फ भारत में बल्कि न्यूयॉर्क और टोक्यो में प्रदर्शित हुई और सिर्फ 39 साल की उम्र में उनकी टोक्यो में मृत्यु हो गई। और फिर जाएंगे गोंड जनजाति के एक ऐसे शक्तिपीठ में जहां एक अनोखा मंदिर है और माना जाता है यहाँ मौजूद एक सीढ़ी से स्वर्ग का रास्ता है। सरल, सौम्य और प्रकृति से जुड़े यह है मध्य भारत की गौंड जनजाति जो है भारत की शान। हरियर बनी दूसर बूंद की लाली रंग के रे राजा साफा के छोरमा लिखे रे भगवान दोनों झन के। मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडौरी जिलों को प्रकृति ने वन संपदा का वरदान दिया है और इन्हीं इलाकों में बसते हैं गौंड जनजातीय समूह, जिनकी सबसे अधिक आबादी भारत में है मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर पर मंडला जिले में, जहां आप इनके गौरवपूर्ण इतिहास को देख सकते हैं। आज सबसे पहले हम चलेंगे मंडला जिले के एक छोटे से कस्बे में जिसे रामनगर कहते हैं। रामनगर कस्बा गवाह है राजगौंड के गौरवपूर्ण इतिहास का, जिस साम्राज्य की स्थापना की थी यादव राय ने 14वीं शताब्दी में और फिर बाद में लगभग 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक यह राज्य फलता फूलता रहा अपने पतन से पहले। इस साम्राज्य में दो नाम खासतौर पर जाने जाते हैं। एक है महारानी दुर्गावती जी का, जो गौंड राजा दलपत राय की पत्नी थी और उनके शौर्य की गाथा कौन नहीं जानता, और दूसरे थे राजा संग्राम शाह, जिनके राज्यकाल में 52 गढ़ या 52 किलों पर गौंड राज्य का शासन था। इस राज्य के एक तरीके से आखिरी शासक माने जाते थे हृदय शाह जी, जिन्होंने चौरागढ़ से यहाँ रामनगर में अपनी राजधानी लेकर आए और फिर यहाँ कई महलों का निर्माण किया, जैसे उनके रहने का राज्य महल जिसे मोती महल कहते हैं, और पास ही है उनके दीवान राज भगत के लिए बनाई गई एक कोठी जिसे लोग राम भगत की कोठी के नाम से जानते हैं। यह एक दक्षिण दिशा के दरवाजे वाला महल है जिसे गर्मी में सूर्य की किरण से बचाने के लिए बनाया गया था। महल काफी सिमेट्रिक है और इसमें 4 गुंबद हैं। प्रवेश द्वार पर अलंकृत चित्रकारी वाला छत यह गौंड कला का नमूना है। संरचना के बाहरी परिधि के साथ बंद कमरे और बीच में आंगन से सटे कम ऊंचाई वाले छत है। इसे 1984 में राज संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है रानी महल, या जिसे बेगम महल भी कहते हैं, जिसे माना जाता है कि इसे मुगल राजकुमारी चिमनी रानी के लिए हृदय शाह ने बनवाया था। यह एक 3 मंजिली ऊंची इमारत है। महल के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक जलाशय या बावड़ी है। रामनगर के मोती महल, राय भगत की कोठी, बेगम महल के बारे में विस्तार से बताने वाले कई अच्छे वीडियो YouTube पर मिल जाएंगे, पर हम आपको वहां लेकर चलते हैं जो कि शायद आपको और कहीं देखने को ना मिले। जैसा कि हमने कहा था कि अपने शीर्ष पर गोंड राज्यों के 52 राज्य या गढ़ थे। उन 52 गढ़ों में से एक गढ़ था अमोदागढ़, और उस गौंड राजवंश के वंशजों से हम आपको मिलवाते हैं
जो कि अब कटनी जिले के बड़गांव में रहते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शाहजूदेव है। मैं ग्राम बड़गांव, तहसील रीठी, ज़िला कटनी का निवासी हूँ। ये जो घड़ी दिख रही है, ये हम लोगों का पूर्व निवास स्थल है और तकरीबन 5 पीढ़ी पहले मेरे पूर्वज ग्राम सिमड़ी से, जो कि गोंड राजवंश में अमोदागढ़ का एक गांव था, हम लोग अमोदागढ़ के निवासी हैं। तो वहाँ से यहाँ आए थे बड़गांव, और जिस टाइम पे आए तो ये सूखा प्रभावित क्षेत्र था। तो उस टाइम पर लगभग बहुत सारे तालाबों का निर्माण कराया गया, कुएं बावड़ी बनाए गए, और उसी का जो स्वरूप आज ये है। इनके ही कैंपस में हमें दिखा एक 7 मंजिला मंदिर, जिसे 7 खंडी कहते हैं, जिसमें कुछ फ्लोर्स ज़मीन के ऊपर होते हैं और कुछ ज़मीन के नीचे। यह लगभग धराशायी सा ही हो चुका है, लेकिन चलिए इसे नज़दीक से देखते हैं। अब ये देखिए, 2 मंजिल थी ऊपर, हाँ और 3 परतें थी नीचे, 4 परतें। जी जी। ये ऐसा सतखंडा महल है, सतखंडा जो बोलते हैं। वास्तुकला के रूप से यह कलचुरी या गुप्ता पीरियड का समझ में आता है। अगर देखें तो इनका पूरा पुराना घर एक तरह से लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ से जैसे कचहरी वाली रास्ता, वो था ऑफिस। आगे चलेंगे हम। और इस तरह की विरासत को संजो कर रखना अब एक परिवार के बस की बात नहीं है। हाँ, अगर शायद ASI या सरकार कुछ मदद करे तो इसको संजो कर रखना पॉसिबल हो सकता है। खैर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से चलते हैं एक अनोखे गांव में, जो कि है डिंडोरी जिले में। और यह गांव इतना खास क्यों है, यह आपको वहां पहुंचकर बताते हैं। मैं मधु हूँ। मैं ले चलती हूँ पाटनगढ़, ये गोड़ी कला दिखाने के लिए। पाटनगढ़ गांव एक तरह से गोंड कला की काशी है। इस गांव में लगभग 150 से अधिक लोग गोंडी कला में पारंगत हैं, और इस गांव से जुड़ा कुछ खास इतिहास है और कुछ खास लोग हैं। पर दुख की बात है कि शायद बहुत से लोग उनके बारे में जानते भी नहीं होंगे। गांव के अंदर जाते साथ ही आपको एक स्मारक नज़र आएगा, और यह स्मारक जिनका है उनके बारे में आपको बताता हूँ, जिसे जानकर स्पॉटलाइट के ज़्यादातर दर्शक शायद अचंभित होंगे। यह स्मारक है जनगढ़ सिंह श्याम जी की, जो कि इस छोटे से गांव से ही है और प्रधान गोंड परिवार में पैदा हुए थे। गरीबी में पैदा होने के बावजूद यह होनहार युवा कला में इतने पारंगत थे कि इन्होंने जनगढ़ कलम नाम से एक नया गोंड पेंटिंग स्टाइल शुरू किया, और सिर्फ 26 साल की उम्र में ही इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान से सम्मानित किया। इनके कला की प्रदर्शनी अमेरिका, जापान और फ्रांस में की गई, जिसे काफ़ी सराहा गया, और उस समय के शीर्ष आर्टिस्ट में इनका नाम गिना जाने लगा। परंतु सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने मिथिला म्यूजियम, टोक्यो, जापान में आत्महत्या कर ली। आज तक इनके आत्महत्या का कारण रहस्य ही बना हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा एक और महान कलाकार श्री भज्जू श्याम जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और वह इस गांव से ही आते हैं और अब वह भोपाल में रहते हैं। पर चलिए हम आपको उनके घर लेकर चलते हैं। मेरा नाम राम कुमार श्याम, पोस्ट पाटनगढ़, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश। और मेरा भाई भज्जू श्याम है, वो पद्मश्री, उसका छोटा भाई मैं हूँ। इस गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है जहां ये अपने कला को प्रदर्शित करते हैं और साथ मिलकर गोंडी कला को जीवित रखने का प्रयास भी करते हैं। आपको यहाँ प्रदर्शित कला की एक झलक दिखाते हैं। पाटनगढ़ में अब शाम ढलने वाली है और गांव में मौजूद एक होमस्टे में हम रात बिताने वाले हैं, क्योंकि अगले दिन आपको कुछ और खास दिखाना है। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो पूरा गांव कोहरे की चादर में था। पर यह प्रदूषण वाला कोहरा नहीं है जो कि बड़े शहरों पे होता है। यहाँ की हवा अभी भी काफी साफ है। हम हमेशा थोड़ा सरकार को लेकर क्रिटिकल रहते हैं कि जैसे इस महत्वपूर्ण गोंडी कला को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। पर हमें पता चला नज़दीक ही एक वर्कशॉप है जहां लोगों को गोंडी कला में ट्रेनिंग दी जाती है और उसे खरीदार तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए आपको उस वर्कशॉप में लेकर चलते हैं। जय सेवा कहे जय बड़ा देवा, जय सेवा कहे जय बड़ा देवा। दो सीला धोती सुआ साला लुगरा धोवाई देबे, तय धोवाई देबे राजा, अगले जन्म ला सुधार ले दो। हरियर बाइनी दूसर बूंद की लाली रंग के, लाली रंग के रे राजा, साफा के छोरमा लिखे रे भगवान दोनों झन के। काटा रे काटा वा मुर्गाटा आया, रोटी खा ले वो दुल्ही दुल्हा के बाटा आया। कहे जैसे वा दो सीला धोती सुआ साला लुगरा धोवाई देबे, तय धोवाई देबे रानी, अगले जन्म ला सुधार ले दो। पाटनगढ़ के अलावा कुछ और गांव हैं आसपास जहां आदिवासी कला को संभाल कर रखा गया है। चलिए ऐसे ही कुछ गांव में हम चलते हैं।
सबसे पहले हम चलते हैं लोहिया परिवार के घर, जो हस्तकरघा और बुनकर का काम करते हैं। हमें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि अगली जनरेशन भी इस काम को सीख रही है। मेरा नाम आशीष लोरिया है। मैं वर्तमान समय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। मैं अभी अपने घर में ये जो हथकरघा का काम है वो कर रहा हूँ। ये मेरे घर का परंपरा है और मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक और गांव और एक और नई कला की पद्धति। हम खुद भी चकित थे कि कैसे छोटे छोटे गांव में इतनी पुरानी कला आज भी जीवित है। बैगा समाज के गुदना है ये। बैगा जाति में महिलाएं अपने पूरे शरीर में इस प्रकार की गुदना करवाती हैं, लेकिन अब सब लुप्त हो रहा है, अब नहीं करवा रहे हैं, पहले कराती थी। हम तो बैगा समाज के, गोंड समाज के जितने भी गुदना हैं वो गुदना हम लोग कर रहे हैं और ये प्राचीन कालों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज लोग ये सब करते आ रहे हैं और हमारे बहनें, हम सब अपने मम्मी पापा से सीखे हैं और हमारे मम्मी पापा अपने पूर्वजों से सीखे हैं और ऐसे करते 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 हमारा जीवन यापन यही थी। संस्कृति और कला के अलावा एक और स्तंभ जो सभ्यता के साथ होती है वह है आस्था। गोंड समाज की आस्था का केंद्र है चौगान, जो कि मंडला जिले में ही है, जहां हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी। यहाँ एक छोटा मंदिर है जो कि 400 साल पुराना है और यहाँ पर जलती हुई एक लौ से मिलने वाले राख को प्रसाद के रूप में लिया जाता है। यहाँ एक धातु की सीढ़ी है जिसे माना जाता है कि यह स्वर्ग जाने का रास्ता है। हमने जब इसे ड्रोन से फिल्माने की कोशिश की तो कुछ देर बाद हमारा ड्रोन गिर गया और हम इसे फिल्मा नहीं पाए। शायद कुदरत को यही मंजूर था। गोंड जनजाति की वैभवपूर्ण यात्रा को हम यहाँ विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।